जी, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का लेक्चर नंबर 1। कुछ बेसिक्स, कुछ जनरल अंडरस्टैंडिंग इसकी करेंगे एंड देन फिर हम कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ेंगे। मेजर हमारा पोर्शन था सेल्स टैक्स का, जो सबसे बड़ा एरिया था वो कवर हो गया और उसके साथ एफडी का। 1-2 लेक्चर जो है वो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के एंड 2 इकोनॉमिक्स के होंगे मैक्सिमम एंड मेरी मैक्सिमम कोशिश है कि 21 नवंबर तक जैसे कमिटमेंट था उससे उस तक मैं सारा सिलेबस खत्म करवा दूँ। लेकिन अगर ज़्यादा से ज़्यादा डिले भी हुआ तो 30 से आगे हम बिल्कुल नहीं जाएँगे। 30 से पहले-पहले सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा और यही मैंने 21 अगस्त को और इंट्रोडक्टरी सेशन में कमिट किया था कि मिनिमम 2 मंथ हैं, 2 मंथ से ज़्यादा तो हो सकते हैं लेकिन उससे कम हम नहीं पढ़ाएँगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू द IIR अकेडमी। हर इंसान के लिए वही है जिसकी उसने कोशिश की, फिर उसकी कोशिश को देखा जाएगा, यानी कि कितनी उसने कोशिश की, हम उसकी कोशिश को देखेंगे कि इस इंसान ने कितनी कोशिश की। अल्लाह सुब्हाना तआला फरमा रहे हैं और फिर इसको इसकी कोशिश का पूरा बदला दिया जाएगा। मतलब थोड़ा नहीं, अब आप कहें कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। अब यहाँ पे अल्लाह ताला एक सर्टिफ़िकेट दे रहे हैं कि हर इंसान को वही मिलेगा जितनी वो उसकी कोशिश करेगा और हम देखेंगे कि उसने कितनी कोशिश की और जितनी वो कोशिश करेगा, उसका हम उसे भरपूर बदला देंगे, पूरा बदला देंगे। चाहे आप सही काम में कोशिश करें, गलत में कोशिश करें, आपको पूरा बदला मिलता है। चाहे फ्रॉड में करें, चाहे अच्छाई में करें उसका भी बदला है, इल्म में करें उसका पूरा बदला आपको मिलता है। किसी भी इंसान की एग्ज़ाम्पल देख लें, जितनी उसने कोशिश की, उसे उसका पूरा बदला मिल जाता है। टाइम बहुत कीमती है एंड सब एडिक्शन से दूर रहें। सो फाइनली स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना सेशन अबाउट द टैक्स, इनकम टैक्स। एंड प्लीज़ एक दफ़ा मुझे कन्फर्म कर दें एंड सब लोग जो है वो अटेंटिव रहें एंड बीच में मैं आपसे क्वेश्चंस करूँगा सारे के सारे, अगर आप नहीं करेंगे तो। येस और नो के साथ जवाब दें। टैक्स क्या होता है? टैक्स इज़ अ चार्ज इम्पोज्ड एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट। कोई कंपनी पैसे लगाती है तो वो कह देती है फीस वगैरह, लेकिन जब स्टेट चार्जेस लेती है तो वो टैक्स कहलाता है। इम्पोज़ भी स्टेट ही करती है और कलेक्ट भी स्टेट ही करती है, मुख्तलिफ तरीकों से। क्यों लगाती है स्टेट टैक्स? सिर्फ़ इसलिए क्योंकि स्टेट हमें बहुत सारी बेनिफिट्स देती है, बहुत सारी सर्विसेज़ देती हैं। स्टेट ने तो कोई कंपनी नहीं खोली हुई, जहाँ से उसकी इनकम आए या उसके तो बैंक में पैसे नहीं पड़े हुए। तो हम ही से पैसे लेके हम ही पे वो लगाती है, इसलिए जो वो टैक्स चार्ज करती है। जैसे कि हॉस्पिटल, एजुकेशन, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ खोली हुई हैं उसने, सिक्योरिटी, मुल्क का दिफ़ा, आर्मी रखी हुई है, रोड्स वगैरह और इसके अलावा बहुत कुछ। गवर्नमेंट सिर्फ़ एक चीज़ पे टैक्स नहीं चार्ज करती, वो बहुत सारी चीज़ों पे टैक्स चार्ज करती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सेल्स पे भी टैक्स चार्ज करती है, रोड से गुज़रे टोल प्लाज़े पे भी चार्ज करती है, टीवी फ़ीस का भी टैक्स चार्ज करती है, सीवरेज का भी, वाटर का भी, बहुत सारे टैक्सेस जो है वो चार्ज करती है हुकूमत, सिर्फ़ एक नहीं करती। अच्छा, टैक्सेस जो हैं, बहुत सारी तरह के होते हैं और बहुत सारे तरीकों से चार्ज करती है हुकूमत। सम टाइम ऑन स्पॉट ले लेती है उसी टाइम, सम टाइम जो है वो माहाना बेसिस पे ले लेती है और सम टाइम सालाना बेसिस पे ले लेती है। जब रोड से आप गुज़र रहे होते हैं तो उसी टाइम आपको टोकन लेना पड़ता है, सॉरी टोकन कह रहा हूँ वहाँ पे जो भी होता है टैक्स का जो है पर्ची आपको उसी टाइम लेनी पड़ती है। टोल प्लाज़ा आपको पे करना होता है उसी टाइम। कोई कोल्ड ड्रिंक खरीदते हैं
₹20 की बोतल है, ₹7 60 टैक्स के दे रहे हैं, ₹3 वो प्रॉफिट ले रहा है, ₹30 की आपको मिल रही है। कोई भी चीज़ आप ले रहे हैं, चाहे कमोडिटी है, गुड है, ऑन स्पॉट आप पे सेल्स टैक्स की सूरत में टैक्स लिया जा रहा है या एक्साइज़ की सूरत में एडिशनल टैक्स लिया जा रहा है। और मंथली भी सम टाइम हुकूमत टैक्स लेती है, जैसे बिजली के बिलों के साथ टैक्स अटैच्ड होता है, टेलीफ़ोन्स के बिल्स के साथ, पोस्टपेड मोबाइल कनेक्शन है तो उनके बिल्स के साथ, इस तरह बहुत मंथली लेती है। और कुछ टैक्सेस हुकूमत मंथली नहीं ईयरली लेती है। हुकूमत की मर्ज़ी है चाहे वो रोज़ाना ले, माहाना ले, सालाना ले। जैसे कि व्हीकल टोकन टैक्स, जब गाड़ियों का नंबर लगवाते हैं, जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, वो सालाना साल की साल जो है वो टोकन रिन्यू करवाते हैं और टैक्स देते हैं। इस तरह बहुत सारी और भी टैक्सेस पे करके रिन्यूअल होती है। और जो है, जो इनकम टैक्स है ये भी सालाना है। हर साल जो है वो लिया जाता है। किन से? अवाम से। और इनकम टैक्स है क्या? इसे हम देखते हैं। एंड एक चीज़ जो है, आपने बी अटेंटिव रहना है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा यहाँ पे, कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि द हार्डेस्ट थिंग टू अंडरस्टैंड इन द वर्ल्ड इज़ द इनकम टैक्स। जो मुश्किल तरीन चीज़ है, जो दुनिया के सबसे बड़े मैथमेटिशियन थे, कि इनकम टैक्स है। आई थिंक कि उन्होंने 1920 में कहा था। मुझे कन्फर्म नहीं है, मैं गलत हो सकता हूँ। लेकिन जो उन्होंने कहा था वो कन्फर्म है, और हर जगह आपको नेट पे ये कोटेशन मिलेगा, और ये उन्होंने ही कहा था। सो आपने इस पूरे कोर्स में अपनी आँखें, दिमाग, सब चीज़ें खुली रखनी हैं। एंड मैं यहाँ पे थक जाता था आपसे क्वेश्चंस करके कि कोई मुझे जवाब दे, लेकिन सारे जो है वो सोए हुए हैं। सो मैं अपनी मैक्सिमम कोशिश करूँगा इस कोर्स को आसान बनाने की, उनका ये कोटेशन गलत साबित करने की। लेकिन वो बहुत बड़ी हस्ती हैं, मैं उनका एक छोटा-सा जो है वो स्टूडेंट भी नहीं हूँ, उनसे भी छोटा हूँ। लेकिन मैं एक आम ज़ुबान में करने की पूरी कोशिश करूँगा। गलत साबित करने की कोशिश नहीं, बल्कि जो है कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम आसान ज़ुबान में इसे किया जा सके। तो क्या होता है इनकम टैक्स? आमदनी पर टैक्स। मैं इसे कोशिश करूँगा आसान बनाने की, डिपेंड आप पे करता है कि आपने कितने उसमें अटेंटिव रहे, या आप एक्सक्यूज़ेज़ ही देते रहे हर रोज़। आमदनी पर टैक्स, टैक्स ऑन इनकम, जिस तरह हम पाकिस्तान में कोई चीज़ ट्रेड होती है, इम्पोर्ट होती है, तो उसपे हुकूमत टैक्स करती है, बाहर जाती है तो टैक्स उल्टा क्रेडिट देती है। क्योंकि पाकिस्तान में हम हुकूमत हमसे पैसे लेके हमें सर्विसेज़ दे रही है। इसी तरह जब भी हम कोई भी इनकम अर्न करते हैं, कोई भी आमदन होती है हमारी, तो हुकूमत कहती है उस आमदन में से मुझे भी कुछ हिस्सा दें। जब कोई सेल होती है तो हुकूमत कहती है मुझे भी सेल में से जितने की बेची है कुछ हिस्सा दें। और जब जो है सेल के अलावा बहुत सारी चीज़ों पे हुकूमत अपना टैक्स की सूरत में हिस्सा माँगती है, और जब आमदनी होती है तो आमदनी को वो छोड़ दे। हुकूमत कहती है हमें आमदनी पे भी अपना कुछ हिस्सा दें जो आपने कमाया है, कुछ पोर्शन दें। तो वो है आमदनी पे टैक्स, यानी इनकम टैक्स। अब क्या है पाकिस्तान में इसका स्ट्रक्चर? कौन चार्ज करेगा? जैसे हमने देखा था सेल्स टैक्स ऑन गुड्स जो है वो फेडरल चार्ज कर रहा है, और सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज प्रोविंसेस चार्ज कर रहे हैं। सेम इसी तरह फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो सर्विसेज पे भी है और गुड्स पे भी है, वो फेडरेशन चार्ज कर रही है। लेकिन प्रोविंशियल एक्साइज ड्यूटी जो और बहुत सारी दूसरी कमोडिटीज़ पे है, प्रोविंशियल एक्साइज फीसेस वगैरह वो भी चार्ज कर रहे हैं सूबे। सो इनकम टैक्स का स्ट्रक्चर क्या है पाकिस्तान? पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक फेडरल गवर्नमेंट जो है वो किसी भी तरह की इनकम पे टैक्स चार्ज कर सकती है। कानून में
उस इनकम का इजाफा करके, सिवाय किसकी, एग्रीकल्चर इनकम के। एग्रीकल्चर इनकम पे वफाक टैक्स नहीं इकट्ठा कर सकता। लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है, उनके पास ये पावर है कि वो बाकी किसी भी इनकम पे टैक्स चार्ज नहीं कर सकती, सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम पे वो टैक्स चार्ज करेंगे। ये है जी आईने पाकिस्तान के तहत स्ट्रक्चर पाकिस्तान में इनकम टैक्स का। और ये पेपर में भी पूछा जा सकता है कि क्या एग्रीकल्चर इनकम जो है उस पे एफबीआर टैक्स इकट्ठा करता है, फेडरल गवर्नमेंट इकट्ठा करती है, या प्रोविंशियल गवर्नमेंट इकट्ठा करती है। सो आपने जो है यही लिखना है वहां पे जो मैंने बताया आपको। जो फेडरल टैक्स लॉ है वो क्या है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। इस ये वो कानून है, वो मैनुअल है, वो बुक है, वो किताबचा है कानून का, जिसके तहत पूरे मुल्क से टैक्स इकट्ठा किया जाता है आमदनी पे। उसमें सब चीजें मेंशन है कि आमदनी किस तरह की होगी, किस तरीके से टैक्स इकट्ठा करेगा, ताकत किसे होगी इकट्ठा करने की, टैक्स किन जरायों से इकट्ठा होगा, आमदनी की डिवीजन कैसे होगी, किस आमदनी से टैक्स इकट्ठा नहीं होगा, किस आमदनी पे इस्तिस्ना होगी। ये पूरा मैनुअल, पूरा कानून, पूरी बुक, पूरा एक कानून का स्ट्रक्चर, उसका नाम है, जो एक किताब में बंद है, उसका नाम है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। और प्रोवेंशियल टैक्स लाज क्या हैं, जैसे पंजाब की बात करें तो पंजाब में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स एक्ट 1997 है, जहाँ जिससे एग्रीकल्चर इनकम पे वो टैक्सेशन करते हैं। तो इस तरह बाकी सारे सूबों के भी अपने अपने प्रोवेंशियल एग्रीकल्चर टैक्स लाज हैं, जिनसे वो ज़राअत पे टैक्स की वसूलियाँ करते हैं। सो टैक्स ऑन इनकम, आमदनी पे टैक्स, इसे डील करता है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। सो सवाल ये पैदा होता है, हमने अभी पढ़ा फेडरल एक्साइज एक्ट, उसके पहले हमने पढ़ा सेल्स टैक्स एक्ट। तो वो तो एक्ट था, तो इनकम टैक्स एक्ट 2001 क्यों नहीं हुआ? तो इससे जो प्रीवियस लॉ था उसका नाम था इनकम टैक्स एक्ट 1979। शायद वो भी ऑर्डिनेंस ही था, आई थिंक वो भी एक्ट नहीं था, सॉरी ऑर्डिनेंस था, लेकिन इंडिया में एक्ट है। तो अब ये इसके आगे ऑर्डिनेंस क्यों लगा हुआ है, क्या इसके पीछे लॉजिक है? इनके साथ एक्ट लगा हुआ था। सो जैसे हमने पढ़ा था, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, लेजिस्लेटिव असेंबली जो भी कानून बनाती है उसे एक्ट कहते हैं। और प्रेसिडेंट जब कोई ऑर्डर पास करते हैं, ऑर्डर से ऑर्डिनेंस निकला है, तो उसे ऑर्डिनेंस कहते हैं। ये उस टाइम के जो मुशर्रफ थे, फेक प्रेसिडेंट, उन्होंने ये ऑर्डर पास किया था, इसलिए इसका नाम ऑर्डिनेंस है। स्ट्रक्चर ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, इसका स्ट्रक्चर क्या है? अब फाइनली हम कोर्स की तरफ आते हैं। ये जस्ट जनरल बेसिक माइक्रो इंट्रोडक्शन था। एंड आपके अटेंशन के लिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इनकम टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है? चलिए आगे देखते हैं जाके। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 जो है, ये चैप्टर्स में डिवाइडेड है, सेम जैसे पिछले हमने देखे लास्ट। पूरे लॉ के सेक्शन होते हैं जितने भी हों, लेकिन वो पूरा जो लॉ है, अगर एक हम लॉ सेक्शन को छोड़ के बुक की सूरत में समझें, तो कोई भी बुक चैप्टर्स में डिवाइड होती है। इसी तरह जो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 भी चैप्टर्स में डिवाइडेड है। और जैसे मैंने आपको बताया था, सेक्शन का मतलब होता है हिस्से। अगर एक किताब है, एक किताब को 200 हिस्सों में बांट दिया जाए तो हम उसके कहेंगे 200 सेक्शंस। और हर हिस्से में एक रेलिवेंट पोर्शन की बात की गई होगी। तो 200 हिस्सों में, 300 हिस्सों में, 500 हिस्सों में, हम उसे कहेंगे 500 हिस्से हैं इस किताब के, 500 सेक्शंस हैं। तो कई सेक्शंस मिलके अगर एक खास मौजू पे बात कर रहे हो, तो उस पे हम एक बाब बांध देते हैं, एक चैप्टर बांध देते हैं, तो उसे हम कहते हैं चैप्टर। तो सेम इसी तरह इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में बहुत सारे सेक्शंस हैं, लेकिन यहाँ पे बाब बांधे हुए हैं, चैप्टर्स बनाए गए हैं। सो पूरा जो लॉ है वो चैप्टर्स में सबसे पहले डिवाइड है,
फिर चैप्टर्स बहुत बड़े हैं, सेक्शन तो अंदर पूरी बुक में है, चैप्टर्स बहुत बड़े हैं, तो उन चैप्टर्स को आगे टुकड़ों में बांटा गया है, उनके पार्ट्स किए गए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और पार्ट्स भी बहुत बड़े हैं, तो उन्हें आगे जाके डिवाइड किया गया है पार्ट्स को, कि पार्ट 1 जो है उसका पहला हिस्सा डिवाइड 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 से निकला है डिवीजन। तो आगे सबसे पहले चैप्टर्स हैं, उसके बाद पार्ट्स हैं किसी चैप्टर्स के, और पार्ट्स के बाद डिवीजन्स हैं पार्ट्स के, एंड इसके साथ आखिर में स्केड्यूल जुड़े हुए हैं, जो लास्ट में हर दफा हमने देखे हैं, हर लॉ में होते हैं। सो चैप्टर्स पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, पार्ट्स जो हैं फर्दर डिविजन्स में डिवाइडेड हैं, और स्केड्यूल जो है वो लास्ट में है। टोटल सेक्शंस कितने हैं? 242। टोटल चैप्टर्स कितने हैं इनकम टैक्स के? 13 चैप्टर्स हैं। टोटल स्केड्यूल्स कितने हैं? 14। एंड आज मैंने जो डॉक्यूमेंट आपको शेयर की थी उसमें 12 स्केड्यूल थे, वो पिछले साल की थी, मैंने लिखा था, वो सिर्फ रेफरेंस के लिए थी, लेकिन बाकी जो है इसके 14 स्केड्यूल हैं, 2 इस साल ऐड हुए हैं। सो प्लीज ये जो स्लाइड्स हैं इन्हें आप बिल्कुल नोट डाउन कर लें, और इन्हीं में से लाजमन क्वेश्चन 2 आने हैं, एक या दो, एक ये वाली स्लाइड और एक ये वाली स्लाइड, ये आगे आएगी। अच्छा, आगे वो कहता है, आगे हम देखते हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में जो चैप्टर 1 है वो प्रिलिमिनरी को डील करता है, सेम एज इट जैसे हमने पीछे देखा है। चैप्टर 2 चार्ज ऑफ टैक्स है, चैप्टर 3 टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम है, चैप्टर 4 कॉमन रूल्स है। टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम क्या होती है आगे देखते हैं। चैप्टर 5 प्रोविजंस गवर्निंग पर्संस, चैप्टर 6 स्पेशल इंडस्ट्रीज, चैप्टर 7 इंटरनेशनल, 8 एंटी अवॉइडेंस मिनिमम टैक्स को, 9 चैप्टर प्रोसीजर को, 10 एडमिनिस्ट्रेशन को, 11 ट्रांजिशनल एडवांस टैक्स प्रोविजन को, 12 मिसलिनियस को, लास्ट चैप्टर जो है वो 13 डील करता है। ये आगे आप देख रहे हैं कि हर जो चैप्टर है उसके आगे कितने पार्ट्स हैं। अब जैसे कि चैप्टर 3 है तो सिर्फ चैप्टर 3 जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है इसके 10 पार्ट्स हैं, और आगे जाके देखते हैं क्या है हमारा सिलेबस इनकम टैक्स का। ये है जी सिलेबस हमारा। चैप्टर 3 जो है वो पूरा है, और उसके बाद चैप्टर 10 का चौथा पार्ट है सिर्फ। चैप्टर 3 जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, सेक्शन 9 से स्टार्ट होता है चैप्टर 3, एंड 65E तक जो है वो खत्म होता है, और हमने 7 दिन के अंदर अंदर ये सब करना है। ये सिर्फ आज का बेसिक लेक्चर है जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए। कल हम जो है वो कंप्लीट टैक्स लॉज नहीं बल्कि इसमें कैलकुलेशंस हैं, सिर्फ वही किया करेंगे पार्ट, और ना इसमें ला पूछा जाना है, इसमें कैलकुलेशंस ही पूछी जानी है। पार्ट 1 जो है वो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स है, एक सिर्फ कैलकुलेशन एग्जांपल के तौर पे आज हम करेंगे। तो पहला पार्ट जो है वो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, हेड ऑफ इनकम, सैलरी। ये पहला पार्ट आज हम देखेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, हेड ऑफ इनकम, सैलरी या बाकी सारी चीज़ें ये कल हम सैलरी से कल स्टार्ट करेंगे। और जो दूसरा हिस्सा है हमारे सिलेबस का चैप्टर 10 का चौथा पार्ट, वो कलेक्शन एंड रिकवरीज ऑफ टैक्स को डील करता है, 137 से 146 बी। बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है। एंड मैं आपको बताता चलूँ, सेल टैक्स ज़्यादा मुश्किल है, इनकम टैक्स उससे बहुत आसान है। पता नहीं क्यों आइंस्टाइन ने उस टाइम ये कह दिया। सो देखते हैं चैप्टर 3 को, टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम, पार्ट 1 इसका, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। क्या कह रहा है ये कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम? हमें ये तो पता चल गया कि चैप्टर 3 जो है वो टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम को डील करता है, लेकिन उसका पार्ट 1 ये क्या कह रहा है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम? इससे आज अंडरस्टैंड करते हैं हम।
कंप्यूटेशन का मतलब होता है कैलकुलेट करना, हिसाब लगाना, अंदाजा लगाना, असेसमेंट करना, जायजा लगाना, इवेल्युएट करना, एनालाइज करना, कंप्यूट करना। तो टैक्सेबल इनकम को हम किस तरह कंप्यूट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, हिसाब लगाते हैं, वो हम देखेंगे। उसकी कैलकुलेशन किस तरह होती है इसके पार्ट 1 में। किस तरह किसी इनकम पे टैक्स की कैलकुलेशन होती है और टैक्सेबल इनकम क्या होती है, ये सब हम देखने वाले हैं। जिस सेक्शन 9 हमेशा की तरह जैसे हम उर्दू और इंग्लिश के साथ पढ़ते हैं, द टैक्सेबल इनकम ऑफ ए पर्सन फॉर टैक्स ईयर शैल बी टोटल इनकम under class A of section 10 of the person for the year reduced but below zero by a total of any deductible allowance under part 9 of this chapter etc। काबिल टैक्स आमदनी टैक्स साल किसी भी अ, हिस्से में जो साल के लिए शख्स के ईटीसी लिखा हुआ है। आगे पढ़ लेते हैं। टोटल इनकम टैक्सेबल इनकम का तो समझ नहीं आया, टोटल इनकम को देख लेते हैं, वो शायद समझ आ जाए। द टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर शैल बी सम ऑफ। टोटल इनकम जो है वो सम ऑफ है पर्सन इनकम अंडर ऑल हेड्स ऑफ इनकम फॉर ईयर एंड पर्सन इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। छोड़ें इसे, अगर आपको समझ नहीं आया मेरी तरह, हम आसान जुबान में इसे करते हैं। हम इस नेक्स्ट इस मोड के बजाय सिंपल आसान जो है वो कैलकुलेटिव चीजें जो है वो वही करेंगे इस पूरे इनकम टैक्स में। सो वो ये कह रहा है जी, टैक्सेबल इनकम मींस टोटल इनकम रिड्यूस बाय डिडक्टेबल अलाउंस। अच्छा जी, टोटल इनकम यहाँ पे रेफर है, स्टार लगा हुआ है। टोटल इनकम पर्सन इनकम अंडर ऑल हेड्स ऑफ इनकम फॉर द ईयर, यहाँ पे लिखा हुआ था ये वाला, इसने रेफर किया हुआ था टोटल इनकम अंडर क्लास ए ऑफ सेक्शन 10। ये सेक्शन 10 की क्लास ए है टोटल इनकम। पर्सन इनकम अंडर ऑल हेड्स ऑफ इनकम फॉर द ईयर, पर्सन इनकम अंडर ऑल द हेड्स ऑफ इनकम फॉर द ईयर, ये होगी टोटल इनकम। रिड्यूस बाय डिडक्टेबल अलाउंस, ये क्या बन जाएगी, टैक्सेबल इनकम। समझ आया आपको? मुझे चैट बॉक्स में यस और नो के साथ बताएं। सामने लिखा हुआ है आपके नो। एग्जैक्टली मुझे भी समझ नहीं आया आपकी तरह। अब इसे भी आसान जुबान में ब्रेक करते हैं, हम इसे तोड़ तोड़ के समझते हैं, फिर मुझे बताइएगा कि समझ आया नहीं। हम इसे और आसान में चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। एंड प्लीज आप लास्ट में क्वेश्चन करें ओके सर। जब हम कंप्लीट कर लें इसे। सिंपल छोड़ें इसे, इस सेक्शन को छोड़ें, बिल्कुल छोड़ें। सिंपल हम डिस्कशन करते हैं एंड आप चैट बॉक्स में करेंगे मैसेज, लास्ट में आप करेंगे ऑडियो पे। अच्छा, ओके। वो कहता है, हम उसे छोड़ दें, वो क्या कहता है। मुझे सिंपली बताएं कि अगर जनरली हम आम जुबान में कहेंगे भाई इनकम जो है टैक्स की, अगर आम जुबान में कहें कि कितने तरह की इनकम होती है, मतलब कि वो सोर्स नहीं पूछ रहा, वैसे कहीं कैटेगरी टैक्स के लिहाज से क्या करेंगे जिस पे टैक्स लगता है या नहीं लगता, तो सिंपली हम कहेंगे यार एक टैक्सेबल इनकम होती है, वो इनकम जिस पे टैक्स होता है सादा जुबान में, और एक नॉन टैक्सेबल इनकम होती है। नॉन टैक्सेबल का मतलब कि वो इनकम जिससे टैक्स से इस्tisना है, मुस्तना है या छूट मिली हुई है जिससे, चाहे एग्जाम्प्ट का लफ्ज यूज कर लें या नॉन टैक्सेबल का। तो यानी कि ये तो होगी इनकम की दो टाइप्स। एक इनकम जो है वो टैक्सेबल है और दूसरी इनकम है नॉन टैक्सेबल या एग्जाम्प्ट। यहां तक समझ आ गया सबको? स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जहाँ यस और नो, यस और नो, दो इनकम्स हैं, एक टैक्सेबल और दूसरी एग्जाम्प्ट जिस पे टैक्स नहीं है। बाकी बाद में देखेंगे क्या है ये दोनों। ठीक है, आगे देखते हैं। तो टोटल इनकम क्या हुई? पीछे हमने सेक्शन में पढ़ा था टोटल इनकम, तो टोटल इनकम क्या हुई? सेक्शन को छोड़ दे, वैसे जनरली बात कर लेते हैं।
टोटल इनकम सिंपल, टैक्सेबल इनकम प्लस एग्जाम्प्ट इनकम, तो टोटल इनकम होगी। यानी इनकम एक टैक्सेबल थी और एक एग्जाम्प्ट थी, हमने दोनों का टोटल किया, टोटल इनकम होगी। समझ आ गया टोटल इनकम? यस और नो? ओके, ठीक है। ये होगी जी टोटल इनकम हमारी। अब टोटल इनकम को आपने जहन में याद रखना है। अच्छा, अब हम समझते हैं, सबसे पहले ब्रेक करते हैं इसे टुकड़ों में। एग्जाम्प्ट इनकम क्या होती है? वो इनकम, यानी नॉन टैक्सेबल इनकम, या जिसपे माफी है टैक्स, वो क्या होती है, ये भी आपको समझ आ गई। इसे हमने पीछे अभी देखा कि टैक्सेबल इनकम प्लस एग्जाम्प्ट इनकम दोनों को जमा करें तो बनती है टोटल इनकम। फॉर एग्जाम्पल, मेरी एक कंपनी थी और मैं क्या करता था, छोटी मोटी मेरी कंपनी थी और मैं जो किताबें वगैरह है वो पब्लिश करता था, पब्लिकेशन कंपनी थी मेरी। और मेरी जो है साल बाद जो मेरी इनकम हुई वो हुई 20 लाख रुपए। यानी कि मेरी इनकम साल बाद 20 लाख हुई मेरे बिजनेस से। जब 20 लाख मेरी इनकम हुई तो हुकूमत ने कहा, उस साल का जो टैक्स था, हुकूमत ने कहा कि भाई 4 लाख तक तो पूरे पाकिस्तान में जो भी सैलरी, जो भी बंदा इनकम अर्न करे उसे इनकम माफ है। मतलब हुकूमत ने ये कहा कि पूरे साल में 4 लाख तक की जिसकी जितनी भी जिसकी इनकम हुई, 4 लाख तक की इनकम पे टैक्स माफ है। माफ का मतलब है छूट है टैक्स की। वो 4 लाख इनकम नॉन टैक्सेबल है, एग्जेम्प्ट है, उस पर इस्तिस्ना हासिल है। तो टोटल मेरी इनकम थी 20 लाख, और हुकूमत ने उस साल छूट दे रखी थी कितनी, 4 लाख तक की अमाउंट पे। तो ये 20 लाख में से ये जो 4 लाख का पोर्शन है, ये मेरा किस चीज का हुआ, ये मेरी कौन सी इनकम हुई? क्विकली टेल मी, जल्दी से जवाब दें। सब ओके है? ठीक है। यानी कि ये जो 4 लाख की इनकम थी ये एग्जाम्प्ट थी मेरी। ठीक है, ओके। अच्छा, अब हम बात करते हैं टैक्सेबल इनकम पे। तो टैक्सेबल इनकम कौन सी थी? अब आपको एक टोटल इनकम का कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया, और साथ आपको एग्जाम्प्ट इनकम का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। यानी कि चाहे मेरी 20 लाख साल की इनकम थी, चाहे मैं बिजनेस करता था, चाहे मैं किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, तो मेरी साल बाद मुझे 20 लाख सैलरी मिली, और उसमें से 4 लाख हुकूमत ने कहा हमने टैक्स छूट दी हुई है, तो वो 4 लाख यानी छूट वाला हिस्सा हो गया एग्जाम्प्ट इनकम। अच्छा, अब हमें समझना है टैक्सेबल इनकम को, कि टैक्सेबल इनकम क्या होती है। और हम बिल्कुल जनरली चल रहे हैं, आपने इसे ला के साथ बिल्कुल नहीं मैच करना। लास्ट में हम उसे देखेंगे, उस सेक्शन को। अच्छा, जो जनरल, अब टैक्सेबल इनकम हम समझने जा रहे हैं, तो टैक्सेबल इनकम क्या होती है, इसकी जनरल डेफिनेशन है क्या है, इंग्लिश में या अकाउंटिंग में आम फहम में क्या है? वो कहता है टैक्सेबल इनकम इज द अमाउंट ऑफ इनकम। टैक्सेबल इनकम वो इनकम है, इज द अमाउंट ऑफ इनकम, इनकम की वो अमाउंट यूज टू कैलकुलेट द टैक्सेस ओन बाय एन इंडिविजुअल और ए कंपनी। मतलब आपको पता है इनकम जो है वो कंपनी की भी हो सकती है, किसी इंडिविजुअल की भी हो सकती है। वो कहता है कि टैक्सेबल इनकम वो अमाउंट होती है यूज टू कैलकुलेट दी टैक्सेस, जो टैक्सेस को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। मतलब और आसान जुबान में वो कह रहा है कि टैक्सेबल इनकम वो पोर्शन होता है किसी भी इनकम का जो जनरली, जिस पे टैक्स जो है वो चार्ज किया जाता है। वो पोर्शन कौन सा होता है? ये वाला पोर्शन, रेड वाला। यानी कि टोटल इनकम इतनी थी,
ये वाला जो हिस्सा था ग्रीन कलर का, ये एग्जेम्प्ट इनकम थी, यानी टोटल इनकम हमारी ये है, एग्जेम्प्ट हमने निकाल दी। ये वाला जो पोर्शन है रेड कलर में, ये हिस्सा, इस पे जो टैक्स है वो चार्ज होगा, इस पे टैक्स चार्ज किया जाएगा। ये वाली इनकम कहलाएगी टैक्सेबल इनकम। अच्छा, आगे पढ़ लेते हैं। आगे वो कहता है टैक्सेबल इनकम इज फ्रीक्वेंटली रेफर्ड टू एज एडजस्टेड इनकम माइनस डिडक्शंस। मुझे तो इसकी बिल्कुल भी समझ नहीं आई क्या कह रही है। चलें देख लेते हैं इसे आगे, ऊपर तक सिर्फ आप देख लें। आपको अ- अब ये पता चल गया कि इतना आपको पता चल गया कि एग्जेम्प्ट इनकम क्या होती है और टैक्सेबल इनकम क्या होती है और टोटल इनकम क्या होती है। मुझे बताएं यहाँ सारे लोग के इस पाई चार्ट में टैक्सेबल इनकम जो है वो किस कलर में शो हो रही है। ठीक है, ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे। वो कह रहा है टैक्सेबल इनकम इज फ्रीक्वेंटली रेफर टू एज एडजस्टेड इनकम माइनस डिडक्शंस। पता नहीं क्या कह रहा है आगे, जाके इसे भी ब्रेक करते हैं क्या कहता है। और यही बात जो जनरल डेफिनेशन में पीछे ला ने कही थी शुरू में, जो मैं हम जहां से आगाज किया था हमने, बिल्कुल शुरू में देखें तो उसने यही बात की थी, टैक्सेबल इनकम मींस टोटल इनकम। टोटल इनकम तो आपको समझ आ गया, शुरू में हमने पढ़ लिया, रिड्यूस बाय डिडक्टेबल अलाउंस। और नीचे लिखा हुआ था पर्सन इनकम अंडर ऑल हेड ऑफ इनकम फॉर द ईयर। इसे फिलहाल छोड़ दे, नीचे वाले को सिर्फ ऊपर तक रहे, जो ऊपर वाला जो है हेडर है, उसमें वो कह रहा है टोटल इनकम, जो आपको समझ आ गया, रिड्यूस बाय डिडक्टेबल अलाउंस। रिड्यूस बाय का क्या मतलब हुआ और डिडक्टेबल अलाउंस ये क्या चीज है, आगे जाकर देखते हैं। फिर एक दफा रिपीट कि ये ग्रीन वाला पोर्शन एग्जेम्प्ट इनकम है, रेड वाला टैक्सेबल इनकम है और ये टोटल इनकम है। लेकिन ये डिडक्टेबल की क्या बात की थी इसने, फिर ये वाला फार्मूला, इसे ब्रेक करते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको। क्योंकि हमने लॉ के मुताबिक चलना है, तो लॉ सिर्फ वो नहीं कहता जिसपे, वो ये कहता है कि टैक्सेबल इनकम मींस टोटल इनकम रिड्यूस बाय डिडक्टेबल अलाउंस। हमने अब लॉ को कवर करना है। वो कहता है कि टैक्सेबल इनकम वो होगी जो रिड्यूस हो जाए डिडक्टेबल अलाउंसेस से। अब अलाउंसेस क्या होते हैं और डिडक्टेबल क्या होते हैं, तो इसे समझते हैं। डिडक्टेबल, डिडक्ट से निकला है, इसका मतलब होता है कटौती करना, माइनस करना। और डिडक्टेबल का मतलब है कटौती के काबिल, यानी। और अलाउंस निकला है अलाउ से, अलाउएबल। अलाउंसेस का मतलब है, अलाउ से निकला है अलाउएबल या परमिटेड, इजाजत जिनकी हो। यानी वो कहता है कि आपकी जो इनकम है, जैसे मैंने अभी आपसे एग्जांपल डिस्कस की कि मेरी जो कंपनी है उसमें मैंने 20 लाख रुपए साल के बाद अर्न किए, तो 20 लाख में से 4 लाख मेरी इनकम एग्जेम्प्ट होगी और बाकी जो है मैंने आपसे कहा टैक्सेबल होगी। लेकिन ला ये नहीं कहता, वो कहता नहीं, ये आप गलत कह रहे हैं, ये वाली टैक्सेबल नहीं होगी, इसका ये तरीका नहीं है जो आपने बताया है, बल्कि इसका ये तरीका है जो मैं बता रहा हूँ। वो कह रहा है कि टैक्सेबल इनकम वो होगी जो पूरे साल की टोटल इनकम थी, रिड्यूस बाय डिडक्टेबल अलाउंसेस, जिसे रिड्यूस कर दिया डिडक्टेबल अलाउंसेस ने। और हमने देख लिया डिडक्टेबल का मतलब है कटौती करना, निकालना, कम करना, माइनस करना। और अलाउंसेस का मतलब है वो चीजें जो अलाउ हैं कटौती करना। वो क्या होती हैं चीजें, जैसे कि एग्जाम्पल के साथ कि मेरे बिजनेस की 50 लाख इनकम थी। ओके ठीक है जी। और बिजनेस जो है वो बहुत सारे जो काम करता है, मतलब कि सॉरी, बिजनेस में बहुत सारे एक्सपेंसेस भी होते हैं, सिर्फ इनकम नहीं देखी जाती, उसी एक्सपेंसेस को भी माइनस करना होता है। 50 लाख मेरी इनकम थी, या 5 लाख मेरी सॉरी इनकम थी, तो मेरा रेंट जो था पूरे साल का वो 5,000 था, और मेरे फोन के जो बिल थे वो 5,000 थे,
और मेरी जो सैलरीज हैं जो मैंने एम्प्लॉइज को अपने पे की वो जो है 2 लाख थी। और मैंने एम्प्लॉइज की के लिए जो है वो एक पार्टी भी अरेंज करवाई थी उनके एंटरटेनमेंट के लिए। वो 50,000 रुपये उस पार्टी पे मेरे एक्सपेंस हुआ। एडवर्टीजमेंट जो मैंने की थी अपनी प्रोडक्ट्स के लिए 50,000 मैंने की। तो ये टोटल मेरे एक्सपेंसेस हो गए 3,10,000 रुपये। तो ला ये कहता है, वो ये कहता है कि जब भी कोई आप इनकम अर्न करते हैं तो आपको ये अलाउ है कि उस इनकम को अर्न करने में या उस सादा जुबान में उस बिजनेस को चलाने में आपका जितना भी खर्चा हुआ पहले आप वो उसमें से खर्चा माइनस कर सकते हैं, मतलब उसमें से खर्चा निकाल सकते हैं। मतलब कि मेरी एक फैक्ट्री ने 5 लाख रुपए साल के अर्न किए, तो मेरा किराए का खर्चा हुआ, मेरे फ़ोन पे खर्चा हुआ, सैलरीज़ पे खर्चा हुआ, एम्प्लॉइज़ को मैंने पार्टी दी वो खर्चा हुआ, एडवर्टाइज़मेंट की, उस पे मेरा खर्चा हुआ, तो मेरे खर्चे हो गए 3,10,000 रुपए और मेरी इनकम थी 5 लाख रुपए। तो अब मैं इस इनकम में से ये अपने खर्चे माइनस करूँगा, तो ये हो जाएँगे कितने 1,90,000 रुपए, यानी कि 1,90,000 मेरी इनकम है। तो ला ये कहता है, टैक्स ला ये कहता है कि जितने भी आप के खर्चे हो